आप यकीन नहीं करेंगे कि जम्मू से लास्ट गाड़ी 12 बजे आती थी और उसके बाद गाड़ी नहीं आती थी जम्मू से राजौरी, और पुंछ की तो 10 बजे आखिरी आ जाती थी सुबह। इतना डर और भय का माहौल था उस समय। हम लोग खड़े हुए, अपने लोगों के लिए खड़े हुए, अपने समाज के लिए खड़े हुए। जम्मू कश्मीर को लेकर कांग्रेस कभी सिंसियर नहीं रही। आप देखिए कि हमें यहाँ पर कोई हमारी बात सुनने आए, उसके लिए राजौरी 10 दिन बंद रहा। आप अंदाजा करें। हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं है ना, सत्ता में लोगों की सेवा करने के लिए है। क्या वो दौर था डर और भय का? क्या आज का दौर है कि रात को 2 बजे भी अकेली हमारी बहन या बेटी अपनी कार ड्राइव करके राजौरी आ रही है? आज इतना अच्छा माहौल जो है ये भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। 27 FIRs मेरे के ऊपर उस समय लगी मुझे दबाने। विबोध गुप्ता कभी ठहरा नहीं, कभी झुका नहीं, कभी रुका नहीं। विबोध गुप्ता हमेशा अपने समाज के लिए था, समाज के लिए है, समाज के लिए रहे। नमस्कार। J&K जंक्शन की टीम लगातार जम्मू प्रोविंस के अलग अलग इलाकों में जा रही है। उन उम्मीदवारों से, उन कैंडिडेट से भी बात की जा रही है जो लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, जो सामने आए हैं। और आज ऐसे ही एक नेता के साथ हमारी मुलाकात हो रही है जिन्होंने, जब वो नेता नहीं भी थे तब भी वो लोगों की आवाज़ बनकर आए थे, लोगों के लिए काम कर रहे थे। और एक MLC के तौर पर भी उन्होंने बहुत सारा काम अपने लोगों के लिए किया है, राजौरी के लिए किया है। हम बात कर रहे हैं विबोध गुप्ता जी की, और ये राजौरी जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से बीजेपी के एक कैंडिडेट है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, यही जानना चाहेंगे, 10 साल के बाद इलेक्शन जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, तो किस तरह का आप देख रहे हैं लोगों में उत्साह? और आप लोग तो वैसे भी उत्साहित हैं। 10 साल के बाद चुनाव हुए हैं तो आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं कि लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह है। लोग खुलकर चुनाव में कूदे हैं। लोगों को लगा कि अब हमारा अपने रिप्रेजेंटेटिव चुने जाएंगे, जिनके पास हम जाएंगे तो हमारे काम होंगे। वो एक बड़ी बात होती है कि अपने रिप्रेजेंटेटिव के पास जाना, बैठना, उनसे अपनी बात करना। और रिप्रेजेंटेटिव वैसा होना चाहिए कि जो जनता अपने लोगों की बात सुने, उनकी बात माने, उनके लिए लड़े, संघर्ष करे, उनका हक उनको दिलाए। तो ये इसलिए जनता के अंदर एक बड़ा ही जोश है और जनता ये मान रही है कि ये चुनाव बड़े ज़रूरी थे, और हम भी समझते हैं कि चुनाव बड़े ज़रूरी थे। और जिसके कारण आज एक बहुत खुलकर लोग जो है चुनाव प्रचार में कूद रहे हैं। मैं ये जानना चाहूँगा, यहाँ के लोगों में जब हम जा रहे थे, उनसे पूछ रहे थे, तो आपको एक डेवलपमेंट मशीन के नाम से जाना जाता है, वो क्या है, ज़रा बताएंगे? देखिए, ये तो लोगों का प्यार है, मोहब्बत है। लेकिन क्या है कि जब पार्टी ने मुझे MLC बनाया, मेरे अंदर एक काम करने की वो दर्द था कि लोगों का मैं काम करूं। वैसे तो जो MLC होते हैं वो उनका डेवलपमेंटल ज़्यादा एजेंडा नहीं होता है, उनके पास एक CDF होता है 3 करोड़ रुपया, वही लोगों में लगाना होता है। परंतु MLA का प्रेरोगेटिव होता है, जो भी प्लान बनते हैं MLA जो है वो बनाते हैं। MLC का प्रेरोगेटिव गवर्नमेंट ने रखा नहीं। लेकिन मैंने सारे तरीक़ों को इस्तेमाल करते हुए हर तरीके से मैंने काम किया और राजौरी के अंदर बहुत काम मैंने किया। आप मान के चलेंगे कि अगर आप मनियाल गली तक थन्ना मंडी भी चले जाएंगे तो वहाँ भी मेरा काम बोलेगा। थन्ना मंडी में जाएंगे तो वहाँ विबोध गुप्ता का नाम बोलेगा कि मैंने वहाँ पर जो है वो काम किया। कालाकोट के 63 में चले जाएंगे तो वहाँ भी विबोध गुप्ते का नाम बोलेगा कि विबोध गुप्ते ने काम किया। और जो मेरी अपनी जो मेरा जहाँ जन्म स्थल है, जो मेरा यहाँ रहने वाला, यहाँ का मैं रहने वाला हूँ, तो यहाँ तो अगर आप निकलेंगे, जैसे आपने कहा कि लोग कहते हैं, लोगों ने प्यार से ये नाम मुझे दे दिया। देखिए, मैं बताऊँ कि मैंने जहाँ पर गांव के अंदर कम से कम भी 200 करोड़ रुपए की नाबार्ड, CRF और PMGSY की रोड्स बनवाई। हर उस इलाके में रोड मैंने पहुँचाई है जहाँ रोड नहीं थी। शहर के अंदर मैंने जो किया, यहाँ बिजली की बड़ी परेशानी थी, उसका हल किया। यहाँ पर मैंने शहर की डीकंजेशन के लिए 2 सर्कुलर रोड्स यहाँ पर मैंने लाई, दोनों तरफ। ये टापू है शहर, आप अगर आप देखेंगे, इस तरफ भी दरिया है, इस तरफ भी दरिया है। दोनों तरफ मैंने सर्कुलर रोड्स लाई हैं ताकि कंजेशन जो है वो ख़त्म हो जाए। इसलिए लोगों ने प्यार से मेरा नाम जो है वो डेवलपमेंट मशीन रखा है। लेकिन लोग प्यार करते हैं। मैंने ये भी सुना है कि लाठियाँ तक आप खा चुके हैं इन चीज़ों को लेकर। जब देखिए, वो एक दौर था जिस दौर में आतंकवाद था, यहाँ पर आतंकवाद का एक अंधेरा साया था यहाँ पर। तो उसमें क्या हुआ कि सिलेक्टिव किलिंग्स होनी शुरू हो गई। सिलेक्टिव किलिंग्स के साथ मुस्लिम समाज की भी किलिंग्स उन्होंने बहुत ज़्यादा टेररिस्ट जो थे उन्होंने की। वो मानने के लिए तैयार नहीं थे कि राजौरी में जो है टेररिज्म है। हमने उस समय एजिटेशन की। उस एजिटेशन में मैं उनके हाथ लग गया
और पुलिस ने खूब मारा, खूब मारा, खूब मारा। और पुलिस को ऐसा लगा कि भाई अब ये कहीं दुनिया से ना चला जाए, तो फिर उन्होंने मुझे मारना बंद किया। मेरा ये कहना है कि मैंने उस दौर के अंदर खूब काम किया कि यहाँ के लोग माइग्रेट ना कर जाए, ठीक है, माइग्रेशन ना हो जाए, क्योंकि डर था, भय था। आप यकीन नहीं करेंगे कि जम्मू से लास्ट गाड़ी 12 बजे आती थी, दिन के 12 बजे मतलब गाड़ी आती थी, और उसके बाद गाड़ी नहीं आती थी जम्मू से राजौरी। और पुंछ की तो 10 बजे आखिरी आ जाती थी सुबह, पुंछ दूर था। इतना डर और भय का माहौल था। उस समय हम लोग खड़े हुए, अपने लोगों के लिए खड़े हुए, अपने समाज के लिए खड़े हुए। मैं यही जो आपने जिक्र किया कि तब आईएनसी और एनसी यहाँ पर थी, आईएनसी नेशनल तौर पर थी, लेकिन आपने कहा कि हमें प्रोटेस्ट करना पड़ा इस वजह से कि यहाँ पर टेररिज्म था, और सरकार तो होती ही लोगों की हिफाजत के लिए है, तो उसमें क्या सरकार देखिए देखिए तो देखिए सवालिया निशान लगा रहे थे कि यहाँ टेररिज्म नहीं है। हाँ, देखिए, क्योंकि वो कभी भी सिंसियर नहीं रहे। जम्मू कश्मीर को लेकर कांग्रेस कभी सिंसियर नहीं रही। आप देखिए कि हमें यहाँ पर कोई हमारी बात सुनने आए, उसके लिए रजौरी 10 दिन बंद रहा, आप अंदाजा लगाइए। मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की हमारी जो लीडरशिप है, या भारतीय जनता पार्टी की सोच जो है, वो है कि लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी भी इस बात को कहते हैं। वो उनका ये मानना है कि हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं है ना, सत्ता में लोगों की सेवा करने के लिए है। इसलिए उनका ये कहना है सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात जब हम करते हैं, तो नेचुरली हम उन्हीं से जुड़े हुए हैं। जब उनसे जुड़े हुए हैं तो हम भी नीचे तक वही काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मतलब एक चीज़ और आपने कही कि रात के वक्त वहाँ यहाँ गाड़ी नहीं चलती थी, एक 10 बजे 12 बजे गाड़ी निकल जाती थी। हम भी रात को ट्रैवल कर रहे थे, मैंने रात को भी यहाँ पर ट्रैवल किया, और बहुत सारी गाड़ियाँ रात को ट्रैवल कर रही है, और ऐसी बसेस हैं जो शायद रात को 1-2 बजे भी चल के यहाँ अभी आ रही है। हाँ, ये देखिए, तब्दीली अब देखी गई है। देखिए वो उस बात को जोड़ते हुए मैं कहूँगा कि क्या वो दौर था डर और भय का, क्या आज का दौर है कि रात को 2 बजे भी अकेली हमारी बहन या बेटी अपनी कार ड्राइव करके रजौरी आ रही है। आज इतना अच्छा माहौल जो है ये भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। आज कोई डर और भय का माहौल नहीं है। अब जब जाओ, जम्मू से जब चाहो आप पुंछ जाओ, राजौरी जाओ। राजौरी से अगर आपको थन्ना मंडी भी जाना है, रात को 2 बजे भी आप निकल सकते हैं थन्ना मंडी के लिए। थन्ना मंडी से आपको पुंछ के लिए जाना है, रात को 2 बजे भी निकल सकते हैं। तो यही अगर वो दौर होता तो क्या रहता। देखिए, आप अंदाज़ा लगाइए, देखो उसमें स्कूल बंद, कॉलेजेस बंद, गोलीबारी, पत्थरबाजी, मतलब वो इतना ज़्यादा था, इतना ज़्यादा था। उस दौर के अंदर विभूत गुप्ता ने खड़ा हुआ, अपने लोगों के लिए खड़ा हुआ, अपने समाज के लिए खड़ा हुआ। कभी हमने उस समय, क्योंकि उनका ये रहता था कि भाई किसी दिन, आप यकीन करेंगे 27 एफआईआर मेरे के ऊपर उस समय लगी मुझे दबाने की। 27 एफआईआर पुलिस ने मेरे, कोई केस बात होती थी, चलो जी विभूत गुप्ता का एफआईआर में नाम डाल दो ताकि ये कहीं डर जाए। लेकिन विभूत गुप्ता कभी डरा नहीं, कभी झुका नहीं, कभी रुका नहीं। विभूत गुप्ता हमेशा अपने समाज के लिए था, समाज के लिए है, समाज के लिए रहे। मैं यही, जैसे आपने मेरा सवाल पहले आना कि आपके अंदर कभी डर नहीं आया कि मैं इतना आगे आ रहा हूँ, जिम्मेदारी मैंने सभी लोगों की उठा ली है, तो ये तो मुझे टारगेट पे ले लेंगे, कभी भी मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। देखिए, टारगेट की अगर बात करेंगे, जब वो मुझे टारगेट नहीं कर पाए, क्योंकि उनको लगा ये तो डरता नहीं, ये तो किसी बात पे नहीं आता। देखिए, पुलिस या जब गवर्नमेंट आपके खिलाफ है, तो उसको रहता है कि किसी न किसी तरीके से कोई केस बनाए। अब उनको मेरे खिलाफ कुछ मिला नहीं, फिर उन्होंने लास्ट में उसको लगा कि इसको काबू करना है। तो मेरे छोटे बेटे हैं अमूल्य, वो आजकल एडवोकेट है, वो 10वीं क्लास में पढ़ते थे। तो एक यहाँ झगड़ा हो गया था, वो झगड़े में नहीं था, लेकिन 307 में उसको बुक कर लिया। 307 में बुक किया, और रात को मेरे घर में पुलिस ने चारों तरफ से मुझे घेर लिया, और मुझे फ़ोन किया उस समय के एसएचओ ने कि आप कहाँ हैं, आपका बेटा कहाँ है। मैंने बताइए क्या बात है। तो उन्होंने कहा जी उसका 307 में एफआईआर रजिस्टर्ड है, उसको हम लेने आए। मैंने कहा भाई आप दरवाज़ा खोल लो, मैं नहीं खोलूँगा। और सबसे बड़ी बात क्या हुई कि उसके बाद प्रभु कृपा हो गई, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। हमने तो कभी नहीं सोचा था, हमें तो ये लगता था कि हमारा जीवन इस संघर्ष में ही खत्म हो जाएगा। हमने कब सोचा था कि भाई जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और विभूत गुप्ता एमएलसी बनेगी, वो एक टर्निंग पॉइंट हो गया। मैं यही जानना चाहूँगा आपसे कि आपका ये इलाका है कि अलग अलग कम्युनिटी के लोग यहाँ पर रहते हैं, एक गुलदस्ते की तरह हैं, तो यहाँ पर हमेशा वो तबका, वो लोग भी हैं जो तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो आप किस तरह से इन लोगों को जोड़ पा रहे हैं अपने साथ? देखिए, मैंने तो जोड़ने के लिए अपने काम जो है ना मेरे,
मैंने अपने कामों से जोड़ने का प्रयास किया ना। नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट ने ना यहाँ गुज्जर बकरवाल समाज के बच्चों के साथ बहुत बड़ी बेइंसाफ़ी कर दी। क्या है कि जो कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टी है ना, वो कभी नहीं चाहती थी कि कश्मीर के अंदर नेशनलिस्ट लोग आ जाए। अब गुज्जर बकरवाल नेशनलिस्ट समाज है। अब उनको 10% रिजर्वेशन है जम्मू कश्मीर के अंदर, थी, अभी भी है। समझो 200 पोस्ट निकली है हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। 10% के हिसाब से 20 पोस्ट रिजर्व होगी एसटी के लिए, वो हर जिले में होगी। अब उनको ये लगने लगा कश्मीर के हर जिले में गुज्जर बकरवाल समाज के बच्चे जो हैं वाकई नौकरी करने लगे और वो नेशनलिस्ट भी हैं, तो उन्होंने इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट के ऊपर बैन लगा दिया। ऐसा किया है? हाँ, उन्होंने ऐसा इतना जुल्म किया और मुझसे रहा नहीं। वो तो ये कहते हैं हम तो हैं इनके साथ, गुज्जर बकरवाल हमारे लोग हैं, हम इनके लिए बहुत काम करते हैं। अब मैं यही बात आपसे कह रहा हूँ ना, पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन है ये। तो अब वो भूल जाए, ये समाज भूल जाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को माफ़ कर दे, तो ये तो उस समाज का बड़ापन होगा। जो लक्ष्य लेकर मैं चला था वो पूरा हुआ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के हाथों पूरा हुआ। 370 और 35 से हटने के बाद इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट से बैन हट गया। अब हमारे गुज्जर बकरवाल समाज के जो बच्चे हैं ना, किसी ज़िले में भी जाकर अपनी रिजर्व पोस्टों के ऊपर फॉर्म भर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। बड़ा दर्द हुआ उस समय मुझे। उस दर्द में मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई और पुलिस की लाठियाँ भी खाई। उस दौर के एजिटेशन के अंदर भी जब एक प्रोटेस्ट के अंदर हमने किया तो उस पर भी एक FIR जो है उस दौर के अंदर भी लगी। मेरा ये कुल मिला के कहना है, उसके कारण कम से कम मेरी पेठ जो है मुस्लिम समाज में होनी शुरू हुई। तो ये तो अब उन लोगों को भी समझना होगा कि कौन लोग उनके लिए लड़े हैं, कि लोगों ने उनका हक दिलाया है। क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि वो जो एक डिस्ट्रिक्ट में वो बनकर रह गए थे, जो उस समय के नेताओं ने जो किया था कि तो कम से कम यकीन नहीं करेंगे, इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन होने से और इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट खुलने तक कम से कम 10 से 15 हज़ार नौकरियाँ खाई गई हैं। कत्ल किया गया गुज्जर बकरवाल समाज के हमारे उन बच्चों को, पढ़े लिखे बच्चों को। दूसरा बड़ा वर्ग यहाँ पर है पहाड़ी कबीले का। मैं आपको बात बताऊँ सर कि 35 साल से वो एक अपनी पहचान ढूंढ रहे थे। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बार बार धोखा दिया। यहाँ की लोकल लीडरशिप ने भी बार बार धोखा दिया। चुनावों में वो कहते थे कि आप हमें वोट दो, हम आपको ST दें। अब ज़रूरत थी, मजबूरी थी, तो उसको लेकर वो लोग देते थे वोट, लेकिन जीतने के बाद वो कहीं नज़र नहीं आते थे। ना ही इस लड़ाई को उन्होंने कभी ढंग से लड़ा। पॉलिटिकली माइलेज के लिए वो थोड़ा बहुत कर देते थे, भाई ठीक है जी, बिल पास करवा दिया असेंबली से और उसको सिंसेरिटी नहीं दिखाई और उसको बंद कर दिया। अब यकीन मानो, जो एक बड़ा इंसाफ पहाड़ी कबीले के साथ हुआ, माननीय गृह मंत्री राजौरी आए। राजौरी एक रैली में उन्होंने कहा कि गुज्जर बकरवाल समाज की जो रिजर्वेशन है उसके कोटे को इंटैक्ट रखते हुए पहाड़ी कबीले के साथ मैं इंसाफ किया। जो मेरा एक संघर्ष था वो आखिर एक मुकाम पे आया और लोगों को, पहाड़ी लोगों को जो है वो ST का दर्जा मिला। पहाड़ी ही मतलब स्टेटस वाले ST जिनको मिला है तो वो मुस्लिम थे। तो मैं उनसे पूछ रहा था, वो बीजेपी बहुत कर रहे हैं। तो मैंने कहा क्यों बीजेपी, क्या क्या किया है? कह रही है, उन्होंने लिटरली ये चीज़ कही कि मैंने कभी बीजेपी को वोट नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद मुझे ST स्टेटस किस सरकार में मिला? मोदी सरकार में मिला। तो वो आप समझ सकते हैं क्यों कह रहा है कि मैंने वोट नहीं दिया, लेकिन वोट दूसरों को दिया, उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया। इनको दिया नहीं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने वो नहीं देखा कि वोट दिया है कि नहीं दिया, लेकिन काम हमारा कर। उन लोगों ने हमेशा कहा कि हमें वोट दो, हमारी सरकार बनाओ तो हम आपको ST देंगे। हमारे 5 डेलीगेशन माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मिले तो हर बार हमारे जो यहाँ से पहाड़ी लीडर गए ना, उन्होंने कहा हम एहसान का बदला एहसान से देंगे। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि मैंने अपना वादा किया, मुझे लगा कि पहाड़ियों के साथ बेइंसाफ़ी हुई है, मैं अपना वादा पूरा करूँगा। आपको क्या करना है ये आप तय करें, आपको क्या करना है ये आप तय करें। बड़ी बात थी। सही बात है, टाइम आ चुका है, वोटिंग का टाइम है, फ्यूचर इन्हीं को अपना तय करना है कि किसको करना है। अब तो पहाड़ियों को ही तय करना है ना कि भाई उनको वो कैसे हैं, उन्होंने जो वादा किया है उसका वो क्या करना है। खंबा तो कहीं खड़ा नहीं हुआ है, सब जगह अच्छे लोग खड़े हुए हैं। अब आप मानेंगे कि भाई हमारे सुरनकोट के बड़े कद के नेता खड़े हुए हैं,
ठीक है ना, मुश्ताक बुखारी जी, मेंढर के में भी हमारे बड़े कद के नेता, हमारे इधर से धन्ना मंडी विधानसभा से। हमारा ये कहना है कि हमने गुज्जर बकरवाल समाज, पहाड़ी कबीला और एक बड़ा समाज जहाँ और है, वो पीओजे के विस्थापित समाज है। जो कष्ट पीओजे के समाज के लोगों ने झेला है ना, दुनिया में ऐसा विस्थापन कभी नहीं हुआ। अपने घर, अपने खेत, अपनी दुकानें, अपने भाग, अपनी गली, अपना मोहल्ला छोड़कर रातों रात एक ही सूट जो पहना हुआ है सब छोड़ छाड़ के वो वहाँ से निकले। कितनी दुनिया शहीद हुई, वो जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा है, लेकिन साजिश के तहत ये सारा कुछ हुआ। और उस समय सरकार जो थी वो राष्ट्रवादी सरकार नहीं थी, वो नहीं चाहते थे कि ये लोग यहाँ सेटल हो। और कांग्रेस ने कभी नहीं चाहा कि पीओजे के लोगों के साथ इंसाफ हो, इसलिए इतने बड़े विस्थापन के बाद भी उस वक्त उनके साथ जस्टिस नहीं है। हमारी सरकार ने 5.5 लाख सेवा पर फैमिली जो है वो उस समय उनको दिया। और पार्टी ये भी कहती है कि भाई वो जो हिस्सा है वो हमारा है, और 1994 में इसके ऊपर रेजोल्यूशन भी पास हुआ है, वो हिस्सा हमको वापस लेना है। और पीओजे के जो हमारे साथी हैं वो वापस अपने खेतों में जाएंगे, अपने घरों में जाएंगे, अपने उन हवाओं में जाएंगे, उन फिजाओं में जाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। सर, एक अब ये अपोजिशन लगातार या कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि बीजेपी जो है वो एक कहीं ना कहीं एक ही वर्ग के साथ चलती है। हालांकि आपकी बातों में और बहुत सारे लोगों से वो समझ चुका हूँ, लेकिन मेरे को इस चीज़ का जवाब चाहिए। ये कहते हैं कि ये डिवाइड की पॉलिसी चलते हैं। देखिए, डिवाइड तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं, है ना, और कहते हैं 140 करोड़ लोग मेरे परिवार का हिस्सा। आपको ध्यान होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये कहा कि ये जो इंडिया अलायंस बना है, ये जो गठबंधन है, ये भ्रष्टाचारी पार्टियों का है, लोगों का है, और परिवारवाद की पार्टी है। इनमें कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो परिवारवाद की नहीं, चाहे उसमें अब्दुल्ला परिवार हो, मुफ्ती परिवार हो, यादव परिवार हो, ये सारे जो है परिवारवाद की पार्टी है। उस समय इंडिया अलायंस के एक नेता ने ये कहा था कि मोदी जी क्या जाने परिवार क्या होता है, और उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था मेरा भी परिवार है, लेकिन मैंने अपने जिस परिवार में मैंने जन्म लिया है, लेकिन मैंने उस परिवार को छोड़कर 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार मान लिया। जब 140 करोड़ लोग उनके परिवार का हिस्सा हैं, उनकी गरीब कल्याणकारी योजनाएं जो है 140 करोड़ लोगों को नीचे तक जा रही हैं, सुनिश्चित हो रही हैं, तो फिर मेरा ये कहना है कि ये बात कहनी, ये तो कांग्रेस ने हमेशा की है ना। देश का बंटवारा किसने किया? डिवाइड एंड रूल की अगर हम बात करेंगे तो देश का बंटवारा किसने किया? वो क्यों हुआ? क्यों बांग्लादेश बना? क्यों पाकिस्तान बना? ये आप मानिए कि यहाँ जो अलगाववाद आया, पत्थरबाजी आई, यहाँ आतंकवाद आया, यहाँ बंद हुआ, जो भारत के खिलाफ, अपने देश के खिलाफ एक अलगाववादी सोच कश्मीर के अंदर पैदा की गई, किसने की? कांग्रेस ने की। पहले तो उन्होंने बांग्लादेश बनाया, पाकिस्तान बनाया, अब वो चाहते थे कि कश्मीर भी, जम्मू कश्मीर भी जो है अलग देश बन जाए। ऐसी सोच के साथ कांग्रेस ने यहाँ पर उस समय अलग झंडा दे दिया, अलग संविधान दे दिया। यहाँ प्रधानमंत्री हुआ करता था, यहाँ से अगर बाहर जाना है तो आपको परमिट चाहिए, लखनपुर में परमिट देकर आप लखनपुर से पार जा सकते थे। दोबारा से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, उनकी बदौलत आज जम्मू कश्मीर हरा भरा हुआ है। कश्मीर के अंदर अलगाववाद खत्म हो गया, पत्थरबाजी खत्म हो गई, आतंकवाद आखिरी सांस ले रहा है, बाजार खुले हुए हैं, बच्चे स्कूल कॉलेज जा रहे हैं। इतना टूरिस्ट आ गया है, इतना टूरिस्ट आ गया कि होटल बुक हो गया, टूरिस्ट फुटपाथ पे सो रहा है। जिस लाल चौक में दिन को कोई नहीं जा पाता था, अब आप वहाँ जाइए, रात के 2 बजे भी लोग आनंद ले रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हर वर्ग और हर समाज की चिंता की है, इसलिए कांग्रेस अपने अंदर झांके, वो भारतीय जनता पार्टी को न सिखाए। मैं ये जानना चाहूँगा, देखिए वो सब लोग जब लोकसभा के इलेक्शन थे तब भी एक साथ थे, अभी तो यहाँ पर हमारे असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं, लोकल सरकार यहाँ पर बनेगी जम्मू कश्मीर की, अभी ये लोग साथ में एक साथ है। आईएनसी की बात की जाए, एनसी वो तो अलायंस उनका है, तो आपको लगता है कि यहाँ, क्योंकि वहाँ तो मोदी जी थे, उनका चेहरा था, उनका ऑरा था, उनका काम था, लेकिन लोकल लेवल पे लोकल कैंडिडेट जैसे आप काम कर रहे हैं, ठीक है, डेवलपमेंट मशीन आप हैं, लेकिन जो वो मिलकर काम कर रहे हैं, तो वो टक्कर जो है आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, कहीं कोई टक्कर नहीं, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, है ना। जम्मू कश्मीर के अंदर और जम्मू के अंदर
जम्मू संभाग की जो हमारी 43 सीटें हैं उसमें हम 5 सीटों को छोड़कर किसी सीट पर कोई टक्कर नहीं। इतिहास रचने जा रहा है भाई साहब, राजौरी पुंछ में इतिहास रचने जा रहा है। 8 विधानसभा की सीटें हैं और 8 की 8 भारतीय जनता पार्टी की जोली जमने जा रही है। ये पहली बार हुआ है इतने इतने बड़े मुस्लिम चेहरे भारतीय जनता पार्टी की सीट मतलब उससे लड़ रहे हैं, टिकट से लड़ रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी होती तो जुल्फकार जी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ते। मुश्ताक बुखारी बड़े आइकॉन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के रीढ़ की हड्डी, वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ते। जिस सुप्रीम कोर्ट में 1500 भी हिंदू वोट नहीं है, उस सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी जीतेगी। जिस मैंडर में बड़ा थोड़ा सा हिंदू वोट है, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये इसलिए जीतेगी कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 के बाद राजौरी पुंछ की जनता के साथ जो उनको हक दिए हैं, उसके कारण राजौरी पुंछ से इस बार इतिहास रचने वाला है। आपका ये इलाका है, आप बेहतर जानते हैं, पूरे जम्मू कश्मीर में ऑब्वियसली काम करना है, लेकिन आपके इलाकों को आपका मेन फोकस, इनिशिएटिव, यहाँ की जो दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है लोगों को लेकर, क्या आप चाहते हैं कि जब 8 तारीख अगर आप जीत जाते हैं, जो आपकी सरकार बनती है, या आप यहाँ पर चुनाव जीत जाते हैं, तो आप किस तरह से अपना काम लेकर चलेंगे अपने लोगों के साथ? यूथ को लेकर भी है, वुमेन्स को लेकर भी है, सारी चीज़ों को लेकर। पहले तो मैं बताऊं कि कनेक्टिविटी की मैं बात करूंगा। इन 5 सालों में हर घर तक और हर गांव तक, पहाड़ में रहने वाले आखिरी घर तक सड़क पहुंचाऊंगा, ब्रिजेस बनवाऊंगा, कनेक्टिविटी पूरी दूं। दूसरी बड़ी बात मैंने बोला भी है, मैं प्रयास करूंगा कि यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर लाऊं। यहाँ 2-4 बड़ी बड़ी दिल्ली जाएंगे, बात करेंगे, राजौरी पुंछ का उनको हम टॉपोग्राफी बताएंगे, और यहाँ बड़ी कोई 2 इंडस्ट्री लग जाएं जिसमें 4-5 हज़ार हमारा युवा जो है राजौरी विधानसभा का, उसमें हम उनको नौकरी दे सकें। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की मुद्रा योजना से लेकर MSME से लेकर जितनी भी योजनाएं हैं, उनका लाभ लेते हुए इंडस्ट्रीज लगाएं, छोटी छोटी यूनिट लगाएं, और वो नौकरी देने वाले के लेने वाले की जगह नौकरी देने वाले बने। फिर युवाओं को प्रोफेशनल कॉलेज में एडमिशन मिले, उसमें मैं जो हेल्प कर सकता हूँ वो हेल्प करने की कोशिश करूँगा, ताकि मेरे युवाओं को जो है वो रोज़गार मिल सके। युवा खेलों की तरफ रुझान उनका बढ़े, उसके लिए मैं फैसिलिटीज़ उनको दूंगा। यहाँ ग्राउंड बड़े चाहिए, वहाँ ग्राउंड दूंगा, इंडोर स्टेडियम चाहिए, इंडोर स्टेडियम दूंगा, ताकि मेरा युवा जो है यहाँ की खेल की तरफ बढ़े और वो नशे से मुक्त हो। और तीसरी जो है मेरी बहनें हैं, बेटियां हैं, कि वो अपने पाँव में खड़ी। देखिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर सही मायने में हमारी बहनें जो है उसमें काम करें तो वो अपना जीवन खुद भी जी सकती है, वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है, वो अपनी इनकम पैदा जनरेट कर सकती हैं। यहाँ पर वुमेन डिग्री कॉलेज नहीं है, वो मैं यहाँ लाऊंगा ताकि हमारी बेटियाँ, वैसे भी यहाँ पर बहुत एजुकेशन है इस समय, ऐसी कोई बात नहीं, और एजुकेशन यहाँ पर आए। ये जो हमारा ओल्ड टाउन है, इसको इतना मैं खूबसूरत करने की कोशिश चाहता हूँ। अगर मेरी जनता मुझे सपोर्ट करेगी तो गाड़ी बाहर रुके तो ये लोग ओल्ड टाउन को देखने जाए, इसको मैं इतना खूबसूरत करना चाहता हूँ। यहाँ पर टूरिज़्म जो है वो बढ़े, तो मैं यही कहूँगा कि वोट आपके लिए है, आपके लिए था, आपके लिए रहेगा। 24/7 काम करेगा, हर वर्ग और हर समाज का ध्यान रखेगा, युवाओं का ध्यान रखेगा, महिलाओं का ध्यान रखेगा, किसानों का ध्यान रखेगा, व्यापारियों का ध्यान रखेगा। यानी कि सीधी बात है, सर ने हर चीज़ बताई है कि क्योंकि ये यहाँ के हैं, यहाँ का ही आपका बर्थ है, तो यहीं के रहने वाले हैं, तो अपने लोगों के लिए एक अलग सी चीज़ रहती है, क्योंकि वो परिवार है। जैसे मोदी जी कहते हैं कि 140 करोड़ मेरा परिवार है, तो जिस तरह से ये यहाँ के हैं तो ये पूरा इनका परिवार है, चाहे वो किसी भी रिलीजन कास्ट का हो, तो सबके साथ ये ऑलवेज जिस तरह से कह रहे हैं कि मैं चलता आया हूँ, तो वही चीज़ें कहने की कोशिश करें। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। तो हम यही आखिर में कहना चाहेंगे कि समय आ चुका है, अभी ये समय जो है आपको गंवाना नहीं है, उस कैंडिडेट को वोट करना है जिस पर आपको भरोसा है और आपको लगता है कि वो आपके लिए आपका भविष्य जो है वो सुनहरा लिखने वाले हैं, सुनहरा बनाने वाले हैं, और आपके वर्ग को ऊपर उठाने वाले हैं, आपके इलाके को और ऊपर लेके जाने वाले हैं, डेवलपमेंट जो सही में करने वाले हैं। तो उसी व्यक्ति को, उसी इंसान को, उसी नेता को आपने चुनना है। वोट आपका है और राइट आपका है, और फ्यूचर भी आप ही के हाथ में है। आप सब जानते हैं कि आपको करना क्या है। नमस्कार।